हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग संस्कृत का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को कर चुके हैं। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग साथ साथ में अपना स्कोर भी करते चलेंगे और सभी क्वेश्चन को समझ समझ कर हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। एका प्राग विद्यालयाः छात्राः महाशयाः अक्षराणि ध्वनीन् च परिचिनोति परन्तु लघु शब्दानां पठने काठिन्यम् अनुभवति। अध्यापिका ता शब्दानां पठने सहायता करोति। अध्यापिका विधि का अस्ति। मतलब एक जो विद्यालय आने वाला बच्चा है, ठीक है, वह शब्दों ध्वनि को तो पहचान लेता है, छोटे छोटे शब्दों को पढ़ता है, तब उसको जो है पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करता है। वो मतलब वो कठिनाई उसको होती है पढ़ने में, ठीक है। काठिन्य अनुभवति, देखिए ये लिखा है सीधे सीधे, काठिन्य अनुभवति। तो और जो अध्यापिका है वो उसके जो पढ़ने में मदद कर रही है, तो इस प्रकार की मदद को हम क्या कहते हैं। कंठ कंभीकरणम, हस्तग्रहणम, सहपाठी शिक्षणम, सोपानीकरणम, इसके फोल्डिंग। इसकी हिंदी नहीं, इसकी इंग्लिश देखिए, इसके फोल्डिंग। देखिए जो लेब बाइगोट्स की थे, उन्होंने बच्चे की सीखने में जो टेम्परेरी तौर पर मदद की जाती है उसको क्या कहा है, उसको उन्होंने इसके फोल्डिंग कहा है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा डी होने वाला है। नेक्स्ट करिए, बहुत सरल क्वेश्चन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निर्देशत यत आधारभूत स्ततो शिक्षणस्य भाषा स्यात्। मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आधारभूत भाषा कौन सी होनी चाहिए, मुख्य भाषा कौन सी होनी चाहिए जिसमें बच्चों को हमको पढ़ाना चाहिए। आंग्ल भाषा, अंग्रेजी भाषा, गृह भाषा मतलब मातृभाषा या होम लैंग्वेज, हिंदी राजभाषा। तो कौन सी होगी। देखिए हिंदी में मन लगा देना, क्योंकि हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, सभी की थोड़ी ना मातृभाषा है। तो इसका आंसर हो जाएगा गृह भाषा, ठीक है। सभी की अपनी अपनी मातृभाषा को हमको आधार मानकर बच्चों को पढ़ाना चाहिए। पाठ्यपुस्तकस्य पठनानन्तरम् अध्यापिका स्वछात्रान् यत् ते पाठस्य स्वकीयां व्याख्यां कुरु एतत् उपकौशलं ज्ञायते। मतलब एक अध्यापिका है, वह अपने बच्चों को पाठ पढ़ा देती है, उसके बाद में उनसे व्याख्या करने के लिए कहती कहती स्वयं से व्याख्या कीजिए। तो इस उपकौशल को हम क्या कहते हैं। भाव अनुवादा, पैराफ्रेज, अनुमानम, निष्कर्षा, संक्षिप्तीकरणम। देखिए बच्चे जब पढ़े हुए पाठ का तभी व्याख्या कर सकते हैं जब वो उसका निष्कर्ष निकालने की, समराइज करने की, इस चैप्टर में मैंने क्या पढ़ा, तब वो उसको इन्फीरियंस कर लें। तब इसका जो आंसर होने वाला है हमारा वो हो जाएगा सी, निष्कर्षा। जब वो निष्कर्ष निकाल ले चीजों का, ठीक है, इसमें सी हमारा सही होने वाला है। स्वछात्रान् एतत् ते पाठः स्वकीयं व्याख्या कुरु एतत् उपकौशलम ज्ञाते। इस उपकौशल को निष्कर्ष कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। काचिद अध्यापिका पंचमी कक्षायां स्वछात्रान् याचिद लेखनाय भूया अवसानः प्रदायते। अनेन छात्राणां निम्नलिखिते सहायता भविष्यति। मतलब एक अध्यापिका है, वे पंचमी कक्षा के, पांचवी कक्षा के अपने छात्रों से कहती है कि अपनी इच्छा के अनुसार लिखिए, ठीक है, लिखने पर ध्यान दीजिए, अपने आप लिखिए। वह बच्चों में किस चीज का विकास करना चाह रही है। विषय वस्तु, विषय वस्तु बोधा प्रभास प्रभास, ठीक है। शुद्ध लेखनम, लेखन समय व्याकरण शुद्धता, क्या वह लिखते समय व्याकरण की शुद्धता पर बात कर रही है।
भाषा प्रयोगस्य अवबोधा, क्या वो भाषा प्रयोग के समझ पर आधारित है, इस चीज को करवाना चाह रही है। देखिए वो बच्चों से कहते हैं कि अपने यहाँ, ठीक है, जो भी आपके माइंड में थाट है उनको लिखिए। वह लिखने का अवसर देती है बच्चों को। तब वो क्या कर रही है, वो विषय वस्तु ना बोधा प्रभास से, वह विषय वस्तु के बोध मतलब जो हम लिख रहे हैं उसकी समझ और उसके प्रभाव, इन दोनों पर वो फोकस कर रही है, इसलिए इसमें हमारा सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? निम्नलिखितेषु विहंगम दृष्टिया पठन पद्धति उपयुक्ता उदाहरणम अस्ति। विहंगम दृष्टि, विहंगम माने होता है जल्दी, ठीक है, जल्दी जल्दी से देख लेना। इस पढ़ने की पद्धति को हम क्या कहते हैं, मतलब स्कीमिंग जिसे हम कहते हैं। अब बताइए स्कीमिंग। देखिए हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत है, सभी की पैडागोजी तो समान ही, बस ट्रांसलेशन होता है। अब बताइए, मैंने आपको स्कीमिंग पढ़ाई थी, क्या होती है स्कीमिंग? परीक्षार्थ अध्ययनम, परीक्षा के लिए अध्ययन करना। स्वास्थ्य समस्याम अवगंतु चिकित्सा प्रतिनिवेदनस्य पठनम। यस्मिन् पदे त्वं नियुक्ति इच्छति तस्य निबन्धनं प्रतिनिबन्धनं विवरणस्य कथनं पठनं। दिवस्य वार्तानां स्थूलरूपेण ज्ञानार्थं समाचारपत्रस्य पठनं। मैंने आपको जब स्कीमिंग पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था, जो स्कीमिंग होती वो क्या होता है, कोई चीज़ बड़ी है, कोई बड़ा टेक्स्ट है, उसको मुझे जल्दी जल्दी पढ़ना है, इसमें क्या चीज़ है क्या नहीं है, तो इसके लिए हम स्कीमिंग करते हैं, ना कि स्कैनिंग करते हैं। स्कैनिंग जब होता है जब हम पूरी चीज को वन बाय वर्ड पढ़ते हैं तब। स्कीमिंग का मतलब स्कीमिंग का मतलब होता है छोड़ छोड़ कर पढ़ना। जैसे अखबार है, पहला पेज पढ़ लिया, ठीक है, दूसरा छोड़ दिया, तीसरा पढ़ लिया, तो इस चीज के पढ़ने को हम ये कहते हैं स्कीमिंग। तो एक बार डायरेक्ट भी पूछा गया था कि समाचार को जो पढ़ना है, अखबार को पढ़ना किस में आएगा, तो अखबार को पढ़ना है आपका स्कीमिंग के अंतर्गत आता है। बताइए। चित्र पठनम पठनस्य अंगम स्यात् यतः। जो चित्र पठन है, मतलब कि चित्रों के जो माध्यम से जो पढ़ते हैं, पिक्चर के माध्यम से पढ़ते हैं, ये पढ़ने का एक अंग है, इसको क्या कहते हैं? अनेन छात्रान तादृशान चित्रान निर्मत्तु अवसरा प्राप्यते। तात्कालिक पठनस्य यम प्राथमिक अवस्था अस्ति। यह पढ़ने की प्रारंभिक अवस्था होती है जब बच्चा छोटा होता है। अनेन छात्रा संलग्ना भवन्ति कक्षायां च अनुशासन भवति। अनेन विभिन्न रंगाणा परिचयो भवति। तो देखिए चित्र पठनम क्या होता है, जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं, ठीक है, जब वो छोटे तो उनको हम चित्रों के माध्यम से पढ़ाते हैं। आपने देखा भी हो, जैसे ऊपर काऊ का चित्र बना, नीचे लिखा COW, काऊ, काऊ माने गाय, ऊपर हॉर्स बना, फिर हम नीचे लिखा होता है HORSE। और तो जो चित्र पठन होता है वो बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था है, जब बच्चे बिल्कुल छोटे होते हैं पढ़ना शुरू करते हैं। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर जो होने वाला है आपका वो होना है प्राथमिकी अवस्था अस्ति। जो चित्र पठन है वो पढ़ने की प्रारंभिक अवस्था है। 7वां क्वेश्चन क्या है? भाषा विकासस्य संबंधे की कथनम निम्नलिखितेषु सत्यम अस्ति। भाषा के विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन सही है? भाषा विकासा व्यवहारो अस्ति या आवृत्तिया सघन अभ्यासेन चातिच्यते। भाषा का विकास बहुत ज्यादा अभ्यास करने से आता है। सघन का मतलब होता है बहुत ज्यादा। अयम मात्र प्रतिन वरिष्ठम च अनुकृत्या शिक्षते। यह माता पिता और वरिष्ठ जन के लोगों के सिखाने से आता है। भाषा शिक्षण पर्यावरण आश्रितम अस्ति। जो भाषा का शिक्षण है वो पर्यावरण पर आश्रित होता है। भाषा शिक्षण दूरदर्शन कार्यक्रम दर्शन आकाशवाणी कार्यक्रमणा
श्रव्य लेखनम श्रवेण च भवति। जो भाषा शिक्षण का कार्य वो दूरदर्शन आकाशवाणी के कार्यक्रम और सुनने वाले लेखन और पढ़ने से होता है। तो देखिए जो भाषा का विकास है वो हमारा, ये सभी चीजें पर्यावरण के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, जो ये बता रहे हैं पहला ए बी और डी, ये तीनों चीजें पर्यावरण के अंतर्गत आ जाती हैं, जो हमारे चारों तरफ इन्वायरमेंट होता है। इसलिए सी इज आवर राइट ऑप्शन। जो भाषा का विकास है वो पर्यावरण पर आश्रित होता है। चलिए कथन एवं निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। कथनम बालका यस्मिन् समुदाये वसति तस्यैव भाषा गृह्णाति। यदि समुदायः आंग्लभाषी अस्ति तदा बालकोऽपि तामेव भाषा गृह्णाति। मतलब बालक जिस प्रकार के माहौल में रहता है, जिस प्रकार के समुदाय में रहता है, उसकी ही भाषा को सीखता है। यदि बालक अंग्रेजी भाषा वाले माहौल में रहेगा तब वो अंग्रेजी भाषा को सीखेगा। ठीक है, कारण बताते हैं। या भाषा बालका तस्या लय सहित बच्यते तस्य पालन पोषण परिवेशे निहिता अस्ति। बच्चे का जो है, बालक का जो भाषा विकास है, ठीक है, लय है मतलब फ्लुएंसी है, सीखना, ये सभी चीजें बच्चे के पालन पोषण और परिवेश में निहित होती। निहित मतलब डिपेंड करती है कि बच्चे को किस प्रकार से रखा जा रहा है, कैसा परिवेश है। तब बताइए कौन सा इसमें सही होगा। तब ये तो बिल्कुल सही है कि जिस प्रकार के माहौल में हम रहेंगे उसी प्रकार से सीखेंगे। और कारण भी सही है कि जो मेन चीज है हमारे भाषा विकास में पालन पोषण और हमारा परिवेश निर्भर करता है। तो बोथ आर ट्रू। और ऊपर से रिलेटेड ही नीचे है। ठीक है, तो इसलिए ये इसको एक्सप्लेन भी करेगा। तो क्या हो जाएगा, उभय माने दोनों, ए और आर सत्य सत्य हैं। आर सम्यक रूपेण माने मतलब सही रूप से, ए इत्यस्य व्याख्या करोति। आर जो है सही प्रकार से ए की व्याख्या करता है। संस्कृत को समझ के किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल हिंदी में इसका वर्ड बाय वर्ड अर्थ निकालने की जरूरत नहीं है, बस अपना काम जो है वो सिद्ध होना चाहिए। जैसे ये लिखा है, संस्कृत भाषा शिक्षण से संदर्भे भाषा शिक्षण तीव्र गत्या कथम भवेत्। संस्कृत भाषा के शिक्षण के संदर्भ में तीव्र गत्या माने होता है जल्दी जल्दी पढ़ना। क्या होता है तीव्र गत्या, भाषा व्यापक रूपेण श्रणेतु बदतु। भाषा को व्यापक रूप में सुनना और बोलना। क्या माने और होता है व्यापक रूपेण पठतु यदा कदा लिखतु। व्यापक रूप से भाषा को पढ़ना और यदा कदा जब कभी भी लिखना। संबद्ध भाषायां यथा संभव अधिका अधिकम लिखतु। जितने भाषा को संबद्ध यथा संभव जब संभव हो तो उसको जोड़कर पढ़ना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लिखना चाहिए। निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पठतु। जो हमारा सिलेबस डिसाइड किया गया है उसके अनुसार हमको पढ़ना चाहिए और लिखना चाहिए। तो देख, तीव्र गत्या का मतलब होता है व्यापक रूप से पढ़ना और चीज़ों को सुनना, ठीक है, और बोलना। बदतु माने बोलना। तो इसका ये सही होगा। दसवां क्या है, निम्नलिखितेषु का विधि छात्रेषु रचनात्मक अभिव्यक्ति वर्धयति। निम्नलिखित में से कौन सी विधि छात्रों में रचनात्मक अभिवृत्ति को बढ़ाएगी। छात्रेभ्यः कथनम् एत ते प्राचार्य लेखनार्था। छात्रों रचनात्मक प्रतियोगिता विद्यालय आयोजित कथेयु। मतलब बच्चों में अगर वो एक बच्चा जो है प्रार्थना पत्र लिखेगा अपने प्रधानाचार्य के लिए, प्रचार के लिए विद्यालय में जो प्रतियोगिता आयोजित होने वाली उससे संबंधित, क्या इससे रचनात्मक अभिव्यक्ति होगी, बढ़ेगी। कल्पित साहित्य पठन से छात्राणाम प्रेरणम। बच्चों को कल्पित माने होता है इमेजिनेशन, ठीक है, जो फिक्शन जिसे कहते हैं,
बच्चों को कल्पित साहित्य पढ़ने के अवसर देने चाहिए। जब वो पढ़ेंगे तब बच्चों में रचनात्मक अभिव्यक्ति का विकास होगा। ये सही बात है, ठीक है। जितने हम ज़्यादा इमेजिनेशन से रिलेटेड चीज़ों में कल्पना करेंगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, उतनी हमारी रचनात्मक क्षमता बढ़ जाएगी। सो डी इज आवर राइट ऑप्शन। भाषा कक्षायां व्याकरणं पाठयितुं भवान् का पद्धति प्रयोक्ष्यति। मतलब भाषा की कक्षा में व्याकरण को पढ़ाने के लिए कौन सी पद्धति सही रहेगी? सही है, अच्छी है। अधिष्ट भाषायां पठनस्य अनुवादा, ठीक है, अनुवाद विधि क्या सही है। व्याकरण संरचनाया भूया भूया अभ्यास, व्याकरण की कैसे संरचना, नियम कानून वगैरह को, नियमों को याद करा करा कर, अभ्यास कराकर। छात्राणाम व्याकरण त्रुटि श्यामपटे लेखनम, बच्चों की जो व्याकरण में त्रुटि है उसको श्यामपट पर लिखना। क्या ये पद्धति सही रहेगी? पठित व्याकरण विषय संप्रेषण प्रयोग, बच्चों को पढ़ने के साथ में व्याकरण का ज्ञान कराना, ठीक है, संप्रेषण के प्रयोग के द्वारा बच्चों को व्याकरण को सिखाना। तो यही सही है कि बच्चे बातचीत कर रहे हैं, संप्रेषण कर रहे हैं, उसमें साथ ही साथ बच्चों को व्याकरण का भी ज्ञान कराया जा रहा है। सो डी इज आवर राइट ऑप्शन। बताइए, भारतीय संविधान से अष्टम भाषा स्वीकृता अनुसूचित मध्य कति। भारत की जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाओं को रखा गया है? बताइए। 22, 21, 16, 18। ये तो क्वेश्चन शायद सभी को ही पता होगा। अगर ना पता हो तो याद कर लीजिए। भारत के संविधान के जो अनुसूची 8 है उसमें अभी तक 22 भाषाओं को रखा गया है। ये क्वेश्चन आपके सभी में काम आने वाला है, चाहे वो ईवीएस हो, चाहे वो एसएसटी हो, चाहे वो काफी करंट अफेयर हो, जीके हो। अवबोधनेन अभ्यास अस्ति माध्यमेन च भाषा शिक्षणम। क्या होगा बताइए। अवबोध आधारित, समझ आधारित और अभ्यास आधारित, समझ कर पढ़ना और अभ्यास के माध्यम से पढ़ने को भाषा शिक्षण क्या है? मतलब समझ आधारित और अभ्यास के द्वारा जो भाषा के माध्यम से जो भाषा शिक्षण है उसको क्या कहते हैं? प्रक्रियात्मक ज्ञानम, निर्णयात्मक ज्ञानम, भाषा विषय ज्ञानम, व्याकरणात्मक ज्ञानम, इसको क्या कहते हैं? तब देखिए, जो बीएस ब्लूम थे, बेंजामिन ब्लूम थे, उन्होंने जो 6 चीजें बताई हैं, 3 तो डोमेन दिए हैं सीखने के, ठीक है, और 6 इन्होंने चीजें दी हैं, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तब ये जो है समझ समझ के आज जो हम पढ़ते हैं, अभ्यास के माध्यम से जो पढ़ते हैं, भाषा शिक्षण करते हैं, इसको हम प्रक्रियात्मक ज्ञान कहते हैं। ये प्रोसेस है, ठीक है। तो ए इज आवर राइट ऑप्शन। 14, इंग्लिश में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। पाठ्यक्रम व्यापीं भाषा परिक्षेप्य परिप्रेक्ष्य लैंग्वेज अक्रॉस द क्यूरिकुलम पर्सपेक्टिव की मन्यते। बताइए। LAC स्टैंड्स फॉर लैंग्वेज अक्रॉस द क्यूरिकुलम क्या होता है? सर्व शिक्षणम, भाषा शिक्षणम, सभी में भाषा का शिक्षण, भाषा भाषाएतर विषय शिक्षणे भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहति। भाषेतर विषयक शिक्षका स्वकक्षायां भाषा विचारा नापेक्षते। विद्यालय भाषा भाषाभ्या भाषेतर विषया अधिका महत्वपूर्ण। तो देखिए, इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। LAC होती क्या है? लैंग्वेज अक्रॉस द क्यूरिकुलम। इसका मतलब होता है कि आप अगर किसी भी विषय को पढ़ेंगे भाषा को छोड़कर,
ठीक है, तब उसको किसी ना किसी भाषा में पढ़ेगा। जैसे आप मान लीजिए साइंस है, ठीक है, साइंस है, मैथ है, एसएसटी है, और कोई भी सब्जेक्ट लीजिए, फिलॉसफी है, तो इनको किसी ना किसी भाषा के ही माध्यम से पढ़ेंगे, तो इसे ही कहते हैं लैंग्वेज अक्रॉस द क्यूरिकुलम। तो बी इज आवर राइट ऑप्शन। भाषा इतर, ये संधि हुई है भाषा प्लस इतर, भाषा के अतिरिक्त विषयों को भी हम किसी भी विषय को भाषा के द्वारा ही पढ़ते हैं, उसमें भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिना भाषा के हम किसी भी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। सो बी इज आवर राइट ऑप्शन। ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। दिल्ली नगराद आगत्य एकः बालकः हैदराबाद नगरे निवसति श्वास है पठाभिः प्रतिवेशिकः सह संवादा माध्यमेन सा तेलुगु भाषा शिक्षते एतत् की कथ्यते। एक बालक है जो पहले दिल्ली में रहता था, ठीक है, दिल्ली में रहता था, अब वो हैदराबाद में रहने लगा जाके, ठीक है, हैदराबाद में अपने मित्रों के सहपाठियों के साथ माध्यम से अब वो तेलुगु भाषा को सीखने लगा है। इसको आप क्या कहेंगे? भाषा ज्ञानार्जनम, भाषा अधिग्रहणम, भाषा योगा, भाषा प्रक्रम। ये तो नहीं होगा, इतना तो पता ही होगा। भाषा ज्ञानार्जनम, भाषा अधिग्रहण। देखिए यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है स्वयं सहपाठी, ठीक है, अपने सहपाठियों के माध्यम से वो सीख रहा है, वो बोल रहा है और वो उस चीज को सीख रहा है, तब इसको हम भाषा अधिग्रहण कहेंगे, ठीक है। ज्ञान अर्जन नहीं गए, अर्जन जब कहते हैं जब कोई टीचर पढ़ाए और वो बुक के माध्यम से सीखे, वो अपने सहपाठियों के माध्यम से इनफॉर्मल वे में सीख रहा है, इसलिए हम इसको लैंग्वेज एक्विजिशन कहेंगे, भाषा अधिग्रहणम। तो बीज आवर राइट। क्वेश्चन नंबर 16, काव्य शिक्षण क्रमे अधोलिखितेषु की सत्यम। काव्य के शिक्षण के संबंध में कौन सा सही है, सत्य है? काव्यम भाषा अधिग्रहणार्थम भवत। काव्य को भाषा के अधिग्रहण के लिए पढ़ा जाता है, होता है। काव्य व्याकरण शिक्षार्थ भवति, काव्य व्याकरण के शिक्षण के लिए होता है। काव्यम रसा स्वाद स्वाद न्याय भवति, जो काव्य होता है उसको आनंद अनुभूति के लिए पढ़ते हैं, रस स्वादन के लिए पढ़ते हैं। काव्यम ज्ञान अधिग्रहणार्थ भवति, काव्य को ज्ञान के अधिग्रहण के लिए पढ़ते हैं। तो देखिए काव्य को जो हम लोग पढ़ते हैं उसके पीछे हमारा एक ही मकसद होता है, रसानुभूति करना, बच्चों को आनंद की अनुभूति कराना। तो सी इज आवर राइट ऑप्शन। अगर कभी आ जाए काव्य शिक्षण का मतलब क्या होता है, चाहे हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत में, तब इसका मतलब यही होता है, रसानुभूति कराना, आनंद अनुभूति कराना। क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अध्ययन अध्यापनम कथम विधम अनुशंसत। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, वो किस चीज को पढ़ने की अनुशंसा करती है? अतिरिक्त विकल्पा, भाषा त्रिभाषा सूत्रांतरे, शिक्षा शिक्षाया प्रारंभिक अवस्थाया आरभ्या एवं विश्वविद्यालय स्तरे एवं श्रेष्ठ भाषाणाम, विश्वविद्यालय स्तर पर जो श्रेष्ठ भाषा उसको पढ़ाने की बात। देखिए इसका जो आंसर है वो आपको बहुत अलग लग सकता है, लेकिन वो ही सही है, मैं बता रहा हूँ क्यों। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जो ये नीति 2020 है, वो कहती है कि सबसे पहले तो हमको बच्चे की उसकी मातृभाषा में शिक्षण कराना है, पढ़ाना है। फिर बच्चे को जो भी चीज़ पढ़ने में अच्छी लगती है, ठीक है, जिसमें उसकी आनंद है, जिसमें बच्चे की रुचि है, उस चीज़ को आप पढ़ाइए, ठीक है। इस विकल्प होना चाहिए बच्चे के साथ सीखने के लिए, पढ़ने के लिए। इसीलिए इसका जो आंसर है वो जो है अतिरिक्त विकल्प, की बच्चों के साथ सीखने के लिए क्या होना चाहिए, एक अतिरिक्त विकल्प होना चाहिए,
अर्थात उनको जो अच्छा लगता है, जो श्रेष्ठ लगता है, उस चीज को पढ़ाना चाहिए। पहले तो मातृभाषा हो गई, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए किसी को तेलुगु सीखना अच्छा लगता है तो उसको तेलुगु पढ़ाइए, सिखाइए। किसी को जर्मन सीखनी अच्छी लगती है तो उसको जर्मन सिखाइए। तो ये चीज इसका आंसर ये है। तब ये हमारा इसमें सही हो जाएगा। अब बताइए लेखनम, इतना क्वेश्चन है। लेखनम क्या है? लेखनम लिखना क्या है? अभ्यासा न अपेक्षते उत्पाद आधारित गतिविधि अस्ति, प्रक्रिया आधारित गतिविधि अस्ति। छात्रा एक बारम एवं लेखनम कुरु, छात्र जो है एक बार लेखन की प्रक्रिया को करते। तो लेखनम क्या होता है बताइए। देखिए लेखनम जो होता है हमारा, लिखना जो है वो प्रक्रिया आधारित एक गतिविधि है। आपको लग रहा है कि उत्पाद आधारित गतिविधि है। उत्पाद आधारित का मतलब होता है फाइनल, जो आपने लिख दिया है क्या वैसा ही आप लिखते रहेंगे, क्या वो फाइनल? ऐसा नहीं। अगर आज आपने आज अगर आपकी अच्छी राइटिंग नहीं है, अगर आप उसका प्रयास करेंगे तो वो राइटिंग आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। तो एक प्रोसेस है लिखने की, पढ़ना है, लिखना, ये सब एक प्रक्रियाएं होती है, फाइनल प्रोडक्ट कभी नहीं होती हैं। तो ये बात ध्यान रखना। या तो उस परीक्षा पे में पूछा होता कि LSRW क्या है, वो पूछा नहीं है, इसलिए इसका जो आंसर है वो सी सही माना गया है। अगला क्वेश्चन निपुण भारत से संबंधित है। देखिए निपुण भारत निपुण की फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। मतलब बच्चों को सीख समझ के साथ पढ़ने और संख्याओं के ज्ञान के लिए राष्ट्रीय पहल, कि बच्चे छोटे छोटे वाक्यों को पढ़ने लगे और उनको जो है संख्याओं का जो जोड़ है घटाना इसका ज्ञान हो जाए, इसलिए इसको लागू किया है भारत का अस्ति। तो क्या है? विज्ञान तकनीकी शिक्षा संवर्धनीय राष्ट्रीय प्रक्रमणा। क्या विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के संवर्धन माने बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय उपकरण है? ऐसा नहीं है। प्रौढ़ साक्षरता वर्धन्याय भारत भारत सर्वकार्य कार्यक्रम। प्रौढ़ शिक्षा को मतलब बड़े बूढ़ों की शिक्षा को पढ़ाने के लिए, अडल्ट एजुकेशन के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया, ये भी सही नहीं है। सी क्या है? बाल विद्यार्थी पठनम अंक ज्ञानम चा संवर्धनाय भारत सर्वकारस्य कार्यक्रम। पूरे भारत में बालकों के पढ़ने को और उनके अंक ज्ञान को बढ़ाने के लिए इस पहल को शुरू किया गया है, कार्यक्रम को शुरू किया गया है। तब यही सही है, इसकी फुल फॉर्म से ही क्लियर है। ठीक है। एन फॉर है न्यूमेरेसी, मतलब संख्याओं का ज्ञान, और रीडिंग वेल अंडरस्टैंडिंग, समझ के साथ पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। भारतवर्षे आंग्ल भाषाया की स्थानम अस्ति। भारत में जो अंग्रेजी भाषा है इसका कौन सा स्थान है? राजकीय भाषा, क्या ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है? शैक्षणिक भाषा, भाषा होगा यहाँ पर, ये गलत है। सहायक राजकीय भाषा, सहायक राजभाषा है। उच्च शिक्षा या भाषा, क्या उच्च शिक्षा की भाषा है? देखिए आपको मैंने पढ़ाया था ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, जो 1963 में आया था। इसके अनुसार जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है, वो भारत की कौन है? हिंदी। आर्टिकल कौन सा है? 343 एक, 343 एक है। 343, 343 एक एक। और जो सहायक राजभाषा है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है, सहायक राजा भाषा है, वो है हमारी इंग्लिश, जो आर्टिकल 343 दो में रखी गई है।
तब भारत में जो इंग्लिश है वो सहायक राज्य भाषा है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, सहायक राज्य की भाषा है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है, ध्यान रखना। अगर आर्टिकल पूछा जाए तो 343(2). तो बी इज आवर राइट ऑप्शन। इससे पहली बार कई बार एक क्वेश्चन आया था। पठने अर्थ प्रत्यय सीमेंटिक क्यू किम अस्ति। बताइए सीमेंटिक क्यू क्या होता है। शब्दार्थ, शब्द, शब्दानाम उच्चारण प्रक्रिया बोधा, शब्दों के उच्चारण की प्रक्रिया को जानना। व्याकरण विषय से अवबोध प्रवृत्ति, व्याकरण विषय का ज्ञान कराने की एक प्रवृत्ति है। अर्थ निर्माण प्रक्रिया प्रवृत्ति, किसी भी चीज के शब्दों के निर्माण के अर्थ को जानने की एक प्रक्रिया है। देखिए सीमेंटिक्स चार चीजें होती है। सिंटैक्स सबसे पहले होता है फोनीम, मॉर्फीम और सिंटैक्स। सीमेंटिक, सीमेंटिक का मतलब होता है अर्थ विज्ञान और सिंटैक्स का मतलब होता है वाक्य विन्यास। जैसे संजय चाय खाता है, संजय चाय खाता है। अब इसमें क्या है, ये वाक्य बिल्कुल सही बना है, किसके अनुसार से, सिंटैक्स इसका सही है, मतलब वाक्य विन्यास सही है, कर्ता क्रिया कर्म सब्जेक्ट चीजें अपने स्थान पर रखी हुई है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन ये गलत है, किसके अनुसार गलत है, सीमेंटिक इसका गलत है, इसका अर्थ गलत निकल रहा है, इसीलिए इसका जो है जो अर्थ विज्ञान है वो गलत है। तो जब हम चीजों को अर्थ के हिसाब से देखते हैं वाक्यों को, तो उसको हम सीमेंटिक कहते हैं, सीमेंटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो डी इज आवर राइट ऑप्शन। जैसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड क्या है, फोनीम। स्मॉलेस्ट साउंड, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग क्या होती है, मॉर्फीम। बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन है आगे, सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 22। सर्वे छात्रा विद्यालयी शिक्षा प्रथमता मातृभाषायां प्रारभते तदनु न्यूनतमवे द्वे भाषे अधिका वा भाषा योजयन्ति एतत् कथ्यते। मतलब सभी बच्चे हैं जो विद्यालय में पहली भाषा मातृभाषा के रूप से प्रारंभ करते हैं पढ़ना, उसके बाद वे अनेक भाषाओं को, दो भाषाओं को या अनेक भाषाओं को सीखते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, त्रिभाषा सूत्रम, मातृभाषा आश्रित बहुभाषितया, मातृभाषा आधारित मल्टीलैंग्वेलिज्म, विविध रूपेण बहुभाषीयता, शिक्षा नीता व भाषा। देखिए आप ध्यान रखिए, जब बच्चा पहले आता है तब सबसे उसको उसके मातृभाषा में पढ़ाया जाता है। ठीक है, मातृभाषा में पढ़ाया, जब वो बड़ा होता चला जाता है धीरे धीरे उसको इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है, संस्कृत भी पढ़ाई जाती है और जो भी भाषाएं वो पढ़ाई जाती है। तो मातृभाषा से शुरुआत करके अन्य भाषाओं को पढ़ाया जाता है। इस चीज को हम कहते हैं, इस विधि को कहते हैं हम मातृभाषा आश्रित बहुभाषिता। ठीक है, मल्टीलिंगुअलिज्म बेस्ड ऑन मदर टंग। सो बी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23। काव्य अध्यापन से मुख्य उद्देश्य अस्ति। काव्य को पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ऊपर भी आ चुका है काव्य से रिलेटेड। साहित्यिक भाषा या मूल्यांकन रसानुभूति, साहित्य की भाषा में मूल्यांकन, ठीक है, के लिए बच्चों को आनंद अनुभूति कराना, रसानुभूति कराना। भाषा शिक्षणम, काव्य शिक्षणम च, मतलब भाषा का ज्ञान कराना, शिक्षण कराना और काव्य का शिक्षण कराना, ये उद्देश्य है क्या, काव्य का। काव्य प्रयुक्तानाम व्याकरण 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 पक्षाणाम शिक्षणम, केवल काव्य का उद्देश्य है बच्चों को व्याकरण पक्ष का ज्ञान कराना। काव्य चित्त चिंतना अवबोधा, बच्चों को कवियों के चिंतन के बारे में पढ़ाना, अवबोध कराना, समझ डेवलप करना। तो मैंने आपको सीधी सी बात बताई है, काव्य वर्ड जहाँ पर आ जाए उसका अर्थ होता है रसानुभूति कराना। ठीक है, साहित्यिक भाषायां मूल्यांकन रसानुभूति च। तो ए इज आवर राइट ऑप्शन।
24 शिक्षा उपलब्धे उद्देश्यम अस्ति, मतलब जो शिक्षा आधारित शिक्षा उपलब्धि क्या है। शिक्षा उपलब्धि आपने मान लीजिए शिक्षा में कोई उपलब्धि हासिल की है तो उसको हम क्या कहेंगे। योग्यता आधारित भाषा शिक्षणम, क्षमता आधारित भाषा शिक्षणम, विषय साधिकारा शिक्षणम, भाषाया व्याकरण से संपूर्ण ज्ञानम, क्या आपको व्याकरण का भाषा का पूरा ज्ञान हो गया है। शिक्षा उपलब्धि मान लीजिए आपके 10th में, ठीक है, 95% मार्क्स आए तो इसको हम क्या कहेंगे। योग्यता आधारित भाषा शिक्षण कहेंगे। भाषा में आपके 95% नंबर आए तो यहाँ क्षमता आधारित कहेंगे, क्या कहेंगे, तब इसको हम कहेंगे क्षमता आधारित भाषा शिक्षण। जिसकी जिसकी क्षमता होती है वो उसी के अनुसार पढ़ लिख के उतने ही नंबर लाता है, ठीक है। शिक्षा उपलब्ध है उद्देश्य, शिक्षा की उपलब्धि का उद्देश्य हमारा यही होता है। क्षमता आधारित भाषा शिक्षण, क्षमता के अनुसार भाषा शिक्षण। देखिए CDP का क्वेश्चन है ये, संस्कृत में बना के रखा है। एका अध्यापिका विश्वसति यत सामान्य संज्ञानात्मक भाषा विकसति सा कस्य विकास क्रमेण एवं सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य अनुसरति। एक अध्यापिका है, वो कहती है कि बच्चों का जो सामान्य जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो भाषा के बाद होता है, नहीं सॉरी, बच्चे के में भाषा का विकास संज्ञानात्मक विकास के बाद होता है। पहले बच्चे में कुल मिला के संज्ञानात्मक विकास होता है, कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है, उसके बाद उसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। इसको किसने कहा है, किस सिद्धांत के अनुसार। जीन पियाजे ये जीन पियाजे ने कहा है, बी एफ स्किनरा ने कहा है, लेव बाइगोस्की के अनुसार, स्टीफन क्रेसन महोदय स्टीफन क्रेसन के अनुसार। तो सीधी बात है, ये बात जीन पियाजे जी ने कही है कि पहले कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है बच्चे का, अर्थात पहले बच्चों में विचार आता है, बाद में भाषा का विकास होता है। अगर इसका उल्टा बोला जाता है कि पहले बच्चों में भाषा का विकास होता है बाद में संज्ञानात्मक विकास होता है, तो इसका आंसर क्या होता, तब इसका आंसर होता है बीएफ, नहीं सॉरी, लेव बाइगोट्स्की। तो इसमें तो जीन पियाजे होगा। 26 कितना अच्छा क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश सभी में पूछा गया है। देखिए एको बाला, अगर किसी ने पहली बार देखा वो चौंक जाएगा कि क्या क्वेश्चन लिखा है। एको बाला कथ्यस्यति मम वेट ना करणीया अहम लेट भवितुम शक्नोमि कस्य दमुहु उदाहरणम, बताइए। एक बालक कहता मेरा वेट मत करना मैं लेट हो जाऊंगा। तब इस प्रकार के जो सेंटेंस है इनको आप क्या कहते हैं, उपभाषया, बहुभाषितया, कूट परिवर्तनम, कूट मिश्रणम, क्या कहेंगे। देखिए इसमें हिंदी और इंग्लिश, सॉरी इसमें संस्कृत और इंग्लिश का मिक्सचर है, दो भाषाएं हैं, तो इसको हम कहते हैं कूट मिश्रणम। दो चीजें होती है, एक होती है कोड मिक्सिंग, कोड मिक्सिंग मैंने पढ़ाई हुई है, आप देख ले जाके, ठीक है। कोड मिक्सिंग जब हम मिला के लिखते हैं। कूट परिवर्तन का मतलब होता है कोड स्विचिंग, इसको हम कहते हैं कोड स्विचिंग। सभी में सेम रहेगा, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, कुछ भी। अब कोड स्विचिंग क्या होती है, जब आप एक भाषा से शुरू करके दूसरी भाषा में जंप कर जाए। जैसे मैंने टोटल हिंदी में स्टार्ट किया पढ़ाना, बाद में मैं इंग्लिश में आ गया, तो मैंने जंप कर लिया, स्विच कर ऑफ कर दिया, किसका, हिंदी का, आ गया मैं इंग्लिश में। अगर मैंने इंग्लिश से शुरू किया होता हिंदी में आ जाता, तब इसको कहते हैं कोड स्विचिंग। कोड मिक्सिंग क्या, मिला जुला के बोल रहे हैं। जैसे संजय की क्लासेस बेस्ड हैं, अब हिंदी भी है इसमें और इंग्लिश भी है। संजय की शिक्षण शास्त्र की किताबें जो क्लासेस हैं वो बहुत बेस्ड हैं, तब हिंदी इंग्लिश मिला के बोल रहे हैं, तो इसको मिला रहे हैं तो मिक्सिंग। इस प्रकार याद रखना, कूट मिश्रणम। देखिए यहाँ पर संस्कृत और इंग्लिश का मेल है। क्वेश्चन नंबर 27,
कतमा भाषा अनायासेन अर्जिता भवति। वो कौन सी भाषा है जिसमें अनायासेन माने मतलब बिना प्रयास किए हम सीख जाते हैं। वो कौन सी भाषा होती है जिसको हम बिना प्रयास के सीखते हैं अपने वातावरण से। प्रथमा भाषा, द्वितीय भाषा, विद्यालय भाषा और विदेशी भाषा। तो ये कौन सी होती है? मदर टंग होती है। देखिए मदर टंग जो होती है उसको हम बिना प्रयास के वातावरण से सीख जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? प्रथम भाषा। 28 में क्या लिखते हैं ये? एका अध्यापका, ठीक है, 3 से 9 वर्षीयाणाम बालानाम आकलनम केन प्राकारेण कुर्यात्। एक अध्यापक को 3 से 9 साल का बच्चा है, उसको किस प्रकार से उसका आकलन करना चाहिए, उसकी किस किस चीज का आकलन करना चाहिए। अगर एक बच्चे की जो है एज 3 से 9 वर्ष का बच्चा है इसके बीच में, तब अध्यापक को उसकी किस चीज का आकलन करना चाहिए। तेषां पृथक पृथक समूह निर्माणार्थम, उसके अलग अलग समूह में निर्माण कर उसका करना चाहिए आकलन। तेभ्या इस तरह गार्डिंग देम प्रदान, ठीक है, ये इंग्लिश में गलत है। इस तरह का मतलब होता है ग्रेडिंग, क्या उनकी ग्रेडिंग करनी चाहिए। हमको ग्रेडिंग नहीं करनी है कभी भी। तेषां क्षमताम आवश्यकतानाम रुचिनाम आकलनार्थ, बच्चों का जो आकलन है उनकी क्षमता का, आवश्यकता का, उनकी रुचि का आकलन करना चाहिए अध्यापक को, अगर वो बच्चे 3 से 9 साल के हैं। योग्यता क्रमानुसार तेषाम अवरोधनम, उनकी योग्यता के अनुसार उनका जो है अवबोधन करना चाहिए। अवरोधनम। तब सीधी सी बात है, अगर आपको कुछ भी समझना है तो हमें बच्चों की रुचि का, उनकी आवश्यकता का, उनकी क्षमता का आकलन करना है। तो सी इज आवर राइट ऑप्शन। दो क्वेश्चन और है। भाषा शिक्षण संरचनात्मक को उपागमे अप्रोच शिक्षकात अपेक्षते। बताइए जो भाषा का शिक्षण का जो संरचनात्मक वादी उपागम है, कंस्ट्रक्टिविज्म है, वो क्या है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब मैंने आपको बताया था, इसको जीन पियाजे ने दिया है। इसके अनुसार बच्चे जो ज्ञान का निर्माण है वो स्वयं करते हैं। छात्रेभ्यः पूर्व निर्मित ज्ञान दानम स्व पाठ पाठक्रमस्य स्वमेव निर्माणम, वह स्वयं पाठ का निर्माण करते हैं। छात्राणाम स्वपाठ पुस्तकान स्वयं रचितु समर्थीकरणम, बच्चे जो होते हैं स्वयं पाठ को लिखने में समर्थ होते हैं। स्वज्ञानस्य माध्यमेन ज्ञान निर्मातु छात्राणाम सहसाम, बच्चे जो होते हैं स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो यही है कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है, कि बच्चे जो है ज्ञान का स्वयं निर्माण करते हैं, जिस पर आपकी पूरी एमसीएफ 2005 आधारित है। तो डी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30। अधोलिखितेषु सिद्धांता न अस्ति, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नहीं है कि कार्य आधारित भाषा शिक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो कार्य आधारित, ठीक है, वर्ग सेंटर्ड हमारा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। इसके फोल्डिंग बच्चों को सहायता प्रदान करना सीखने में, ये तो है। एक्टिव लर्निंग, लर्निंग जो है होती है वो हमेशा एक्टिव होती है, कभी भी पैसिव नहीं होती है। रिप्रोडक्शन टू क्रिएट, मतलब कि चीज़ों को याद रखना, किसी भी चीज़ का, नई चीज़ का निर्माण करने के लिए, अर्थात सृजनात्मकता। तो ये 3 चीज़ें तो सही है, हमको इसके होल्डिंग भी है, एक्टिव लर्निंग भी है, और रिप्रोडक्शन टू क्रिएट। नास्त माने नहीं है, कौन सा गलत है। अनुवादक से प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसलेशन, केवल ट्रांसलेशन करना चीज़ों को, ये कोई भी सिद्धांत नहीं होता है जो हमारी कार्य आधारित अर्थात हमारा सीखने आधारित हो, संबंधित हो। तो इसमें डी गलत है, इसीलिए सही है क्योंकि हमको नहीं वाला बताना। चलिए अपनी वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। लास्ट हमारा जो था प्रैक्टिस सेट था,
मैंने आपको केवल 2 ही प्रैक्टिस सेट कर पाए संस्कृत के, इसके लिए सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं, जितना किया इतने इतने को ही अच्छे से कीजिए और अपने एग्ज़ाम को अच्छे से दीजिए। आज 5 तारीख है, 7 तारीख को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। बेस्ट ऑफ लक सभी लोगों के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।